ये महामारी का साल, ये मौत का साल, ये मजदूरी और नौकरी छूटने का साल, ये महानगरों की बेरुखी का साल, ये घरों में बंद रहने का साल, ये घरों के छूटने का साल, ये सड़क पर परिवारों के भटकने का साल, ये भटकते हुए कुचलकर मारे जाने का साल, ये दोपहर के खाने के लिए सुबह से लाइन लगाने का साल, ये कारोबार ठप पड़ने का साल, ये भूखों मरने का साल, ये बच्चों के भीख मांगना सीखने का साल, ये दिल्ली के दंगों का साल। 2020 ये वो साल है जिसे दुनिया जल्द से जल्द भूलना चाहेगी, लेकिन ये वो साल भी है जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से चली कोविड-19 नाम की बीमारी ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक इस बीमारी की चपेट में दुनिया भर के करीब 8 करोड़ लोग आ चुके हैं और करीब 17 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कब वैक्सीन आएगी और कब सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। इस बीमारी ने सारी दुनिया को घरों में रहने को मजबूर कर दिया। भारत में भी इस बीमारी ने जनवरी में ही दस्तक दे दी थी, जब केरल के 3 लोग इसकी चपेट में पाए गए। मार्च आते आते भारत में भी इस बीमारी की मौजूदगी को ठीक से महसूस किया जाने लगा। मार्च में प्रधानमंत्री ने पहली बार देश को कोविड के खतरे के बारे में समझाया। कहा कि लोग घरों से न निकलें, सामाजिक दूरी बरतें और हाथ धोते रहें। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। रविवार 22 मार्च को 12 घंटे के जनता कर्फ्यू की घोषणा की और कहा कि लोग कोरोना से लड़ाई के साझा संकल्प के तौर पर शाम 5 बजे घरों में ताली, थाली और घंटियां बजाएं। 22 मार्च को इन ध्वनियों से पूरा देश गूंज उठा, लेकिन बड़ी घोषणा अभी बाकी थी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है उसके संक्रमण की चेन तोड़ी जाए। इसके लिए 21 दिन पूरा देश बंद कर दिया गया। लेकिन इस एक घोषणा ने 2 तरह के भारत का सच उजागर कर दिया। इसी के बाद साल 2020 की सबसे त्रासद छवियां हमारे सामने आईं। सड़कों पर लाखों की तादाद में उतरे वो बेबस, बेसहारा मजदूर। जिन शहरों को इन्होंने बसाया, जिन घरों को बनाया, वहां से किसी ने उन्हें आवाज नहीं दी कि वो रुक जाएं।
मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा। हर पत्रकार के जीवन में ऐसी कुछ खबरें होती हैं जो ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, हमें हॉन्ट करती हैं। आज की जो खबर थी वो भी कुछ इस तरह से थी। सुबह जब हमने ये कवर की थी तब हमें पता था कि ये लोग परेशान हैं। हमने इनसे कहा भी था कि आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा, आप आराम से जाइएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि शाम आते आते जब दूसरी जगह से हम आएंगे तब हमें इनकी ही निधन की खबर मिलेगी। उसके बाद वहाँ पर ना ही कुछ शूट कर सके, मजदूरों से मिले, लेकिन कैमरे पर उसे कैद करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी कभी किसी भी पत्रकार को ऐसी खबरें आप तक ना पहुंचानी पड़े। त्रासदी यही नहीं रुकी। जो शहरों में रुके रह गए, उनके खाने पीने के इंतजाम में सरकार भी लगी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद के लिए इंतजाम आसान नहीं थे। जो मेहनतकश लोग थे वो अब खाने की कतार में थे। सुबह लाइन लगते थे तो दोपहर के लिए कुछ मिल पाता था। बेशक सोनू सूद जैसे कई लोग भी इस संकट में नए नायकों की तरह उभरे, जिन्होंने सबकी मदद की कोशिश की। लेकिन ये मजदूर ही नहीं थे जो घर पर रहने की प्रधानमंत्री की बात न मानने पर मजबूर थे। ये खाता पीता मध्य वर्ग भी था जो 24 मार्च की रात देश भर की दुकानों पर टूट पड़ा। जब 21 दिन पूरे हुए तो प्रधानमंत्री ने फिर एक अपील की। लोग 5 मिनट के लिए अपने घरों की बिजली बुझाएं, दीप जलाएं। देश ने फिर अपने प्रधानमंत्री की बात मानी। बाद में कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए अस्पतालों में फूल बरसाए गए, सेना ने उनके लिए बैंड बजाए। कोविड नाम के वायरस से लड़ाई के दौरान ही ये समझ में आया कि समाज में और भी वायरस फैले हुए हैं जो इस लड़ाई को मुश्किल बना रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का सम्मेलन चलता रहा। आयोजकों ने कोरोना के खतरे को नजरअंदाज किया। बाद में बड़ी तादाद में वहां से कोरोना पीड़ित मिले, लेकिन इसे बीमारी को लेकर लापरवाही से ज्यादा साजिश का मामला बनाने की कोशिश की गई। सम्मेलन के लिए दुनिया भर से आए लोगों पर कोरोना फैलाने की साजिश का इल्जाम लगाया गया। इनमें से बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। अब अदालत उन्हें एक एक कर छोड़ रही है। और तो और लोगों ने कोरोना को मर्ज की जगह गुनाह बना दिया। कोरोना पीड़ित लोगों को सोसाइटी में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। डॉक्टरों और नर्सों का भी लोगों ने जैसे बहिष्कार कर दिया। लेकिन अब जब पूरा साल बीतने को है, कोरोना के खिलाफ दुनिया भर की लड़ाई में वैक्सीन का मोर्चा खुल चुका है। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस में लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। भारत में 3 वैक्सीन की तैयारी है। ब्रिटेन में बन रही ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड भी इनमें एक है। भरोसा करें कि 2020 के बाद कोरोना को मात देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
दिल्ली का शाहीन बाग पिछले साल तक एक गुमनाम मोहल्ला था, ओखला के इलाके की छोटी सी कॉलोनी जिसे कोई नहीं जानता था। जो हमसे पुरुष मांगते हैं वो अपने पुरखा का नाम देखा है ना, हम चार दूसरा नाम देखा देंगे। साल 2019 की दिसंबर में पास हुए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में यहां जो आंदोलन चला, उससे शाहीन बाग दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया। जल्द ही यह आंदोलन सिर्फ एक कानून की मुखालफत का आंदोलन नहीं रह गया, वो इस देश में लोकतंत्र की साझा ताकत का बयान भी बन गया। वो अपनी नागरिकता की दावेदारी का मंच बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों में शाहीन बाग बनते गए। पटना, लखनऊ और दूसरे शहरों में भी छोटे छोटे शाहीन बाग, जहां से एनआरसी और सीएए के खिलाफ ही नहीं, सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ भी आवाजें उठ रही थी। हालांकि शाहीन बाग को बदनाम करने की बहुत कोशिश हुई। इसे टुकड़े टुकड़े गैंग का काम बताया गया, इसे अलगाववादी आंदोलन बताया गया। ये प्रचार इतना बड़ा था कि शाहीन बाग से बिल्कुल अनजान दिल्ली के बाहर का एक शख्स जामिया इलाके में गोली चलाता हुआ पकड़ा गया। आपने गोली क्यों चलाई? हमारे देश में क्या हो सकता है? क्यों गोली चलाई? लेकिन इन सब के बावजूद आंदोलन के जज्बे में कोई फर्क नहीं पड़ा। शाहीन बाग की दादियां दुनिया भर में मशहूर हो गईं। द टाइम ने शाहीन बाग की दादी बिल्किस को दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में जगह दी। जो कोई आदमी आवेगा बात करना तो हम करेंगे बात। मगर जब शाहीन बाग हर दुष्प्रचार से बड़ा साबित हो रहा था, तभी कोविड और लॉकडाउन के दबाव ने इसका अंत कर दिया। दिल्ली ने ऐसे दंगे कब देखे थे, कम ही लोगों को याद है। किसी को बंटवारे के समय हुए दंगे याद आए, किसी को 84 की हिंसा याद आई। लेकिन कल्पना किसी ने नहीं की थी कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में एक दिन दिल्ली धू धू कर जलती रहेगी। फरवरी के तीसरे हफ्ते उत्तर पूर्वी दिल्ली अचानक सुलग उठी। नागरिकता कानून के विरोध में जाफराबाद में चल रहा था महिलाओं का धरना। कहा गया कि इसकी वजह से जाफराबाद, सीलमपुर और मौजपुर का रास्ता रुक रहा है। 23 फरवरी की सुबह बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने बाकायदा पुलिस को चेतावनी दी, रास्ता खाली कराया जाए वरना वो लोग करा लेंगे। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है,
जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। इत्तेफाक से इसी शाम हिंसा शुरू हो गई। अगले कई दिन तक जाफराबाद, शिव विहार और मौजपुर के इलाके जलते रहे। करावल नगर, भजनपुरा, चांदबाग, गोकुलपुर में भयानक दंगे हुए। गोकुलपुर में पूरा टायर मार्केट जला दिया गया। करीब एक हफ्ते चली हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में पुलिस वाले भी रहे। ज्यादातर मौतें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हुई। लेकिन दंगे जितने भयावह रहे, दंगों की जांच भी उतनी ही विवादास्पद रही। दंगों के दौरान बहुत सारे लोगों ने शांति की अपील की, लेकिन ऐसे लोगों के भाषणों को जांच एजेंसियों ने भड़काऊ माना, जबकि असली भड़काऊ भाषणों का जिक्र किन्हीं चार्जशीट में नहीं दिखा। दरअसल जांच एजेंसियों ने 17,000 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की, उसमें जिन 15 लोगों को आरोपी बनाया गया, वो सब नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन से किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए थे। इनके खिलाफ पुलिस ने ज्यादातर जो सबूत पेश किए, वो व्हाट्सएप समूहों के चैट थे, जिनमें कहीं हिंसा की बात नहीं थी। बेशक बाद में ऐसे बहुसंख्यक समूहों का भी खुलासा हुआ जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दंगों को बाकायदा हवा देना चाहते थे, लेकिन पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगते रहे। हैरान करने वाली बात यह थी कि कपिल मिश्रा को इशारों में पुलिस ने विसल ब्लोअर बताया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात का खंडन किया। जेएफ रिबेरो जैसे जाने माने पूर्व पुलिस अधिकारी ने इस जांच पर सवाल खड़े किए। वैसे दिल्ली में इन दंगों से पहले जो हलचल रही, वो विधानसभा चुनाव की रही। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने फिर से शानदार बहुमत हासिल किया और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। दिल्ली की 70 सीटों में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से हैं और बीजेपी को 8 सीटें मिली। श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री अमित शाह जी। भाई मेरे, सबको बताना है, बंगला ही यहाँ कमल है और वही सारी समस्याओं का हल है। लेकिन ये नतीजा इस लिहाज से अहम था कि 2015 की जादुई कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा था और आप हर स्तर के चुनाव में पिट रही थी। दूसरी बात ये कि बीजेपी ने शाहीन बाग के नाम पर इन चुनावों में ध्रुवीकरण की जो कोशिश की, वो उसे उल्टी पड़ गई। हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की। दिल्ली की हार की मायूसी बीजेपी ने बिहार में कुछ हद तक दूर की। नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए एनडीए ने करीबी संघर्ष में बहुमत हासिल कर लिया। एनडीए को 125 सीटें मिली, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया।
लेकिन एनडीए ने असली खेल मध्य प्रदेश में खेला। कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को लुभाया और कमलनाथ की 1.25 साल पुरानी सरकार का तख्ता पलट कर डाला। शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। – 2020 में एक बड़ी चुनौती विदेशी मोर्चे पर दिखी। पूर्वी लद्दाख की सरहदों पर चीनी घुसपैठ की कोशिशों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यह टकराव 15 जून को चरम पर पहुंचा, जब गलवान घाटी की एक संकरी सी जगह दोनों सेनाओं की टुकड़ियां गुत्थम गुत्था हो गईं। कई घंटे चली इस मुठभेड़ में भारत ने अपने 20 सैनिक खो दिए। इनमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी थे। भारत ने दावा किया कि चीन के कम से कम 41 सैनिक मारे गए हैं। इसी बीच भारत में चीन के खिलाफ कई आर्थिक मोर्चे खुल गए। टिकटॉक, अली एक्सप्रेस और कैम स्कैनर समेत 100 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई। ये सुनिश्चित किया गया कि कई बड़े ठेके चीनी कंपनियों के हाथ न जाएं। इन तमाम बड़े मसलों के बीच और भी छोटे बड़े मसले रहे जो देश और दुनिया का ध्यान खींचते रहे। कोरोना भी इनकी रफ्तार नहीं रोक सका। अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो पूरा मीडिया इसी दृश्य पर टूटा रहा। लेकिन मीडिया का सबसे ज्यादा ध्यान बटोरा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर ने। अगले कई दिनों तक मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इस मौत को लगातार बेचा। एक हिस्से ने यह तक करार दिया कि यह खुदकुशी नहीं, हत्या है। कुछ ने इसके लिए सीधे सीधे सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहरा दिया। The Bihar DGP said that. He said that about you, that इसकी औकात क्या है? Sushant loved me. Sushant Singh Rajput, who now everyone claims to love, loved me. लेकिन इस पूरे मामले ने जल्द ही एक नया मोड़ ले लिया जब इसमें ड्रग्स का एंगल जुड़ा। नारकोटिक्स ब्यूरो ने जब जांच संभाली तो लगा कि एक सनसनीखेज फिल्म बन रही है। बड़े बड़े सितारों से घंटों पूछताछ चलती रही। कई लोगों की गिरफ्तारी की अटकलें भी लगती रहीं, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ खास नहीं हुआ। मगर इस साल की जो सबसे दर्दनाक तस्वीर थी वो हाथरस से आई। सितंबर में एक गांव की 20 साल की दलित लड़की को दबंगों ने गैंगरेप का शिकार बनाया और फिर इस बुरी तरह मारा पीटा कि 11 दिन बाद दिल्ली में उसकी मौत हो गई। यूपी पुलिस पर इस मामले को दबाने का आरोप लगा। पुलिस ने हाथरस जा रहे नेताओं और पत्रकारों को रोकने की कोशिश की। राहुल और प्रियंका एक्सप्रेस वे पर अकेले चलते दिखे और धक्का मुक्की में राहुल गिरते हुए नजर आए। पुलिस के आला अफसरों ने आधी अधूरी मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा कर दिया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। फिर लड़की की मौत के बाद आधी रात को परिवार की सहमति के बिना उसका जबरन दाह संस्कार करा दिया गया। इस तस्वीर ने एक बड़ी हूक पैदा की। बीजेपी नेताओं ने भी अपनी सरकार की आलोचना की। अंततः यह मामला सीबीआई के हाथ गया, जिसने दिसंबर के तीसरे सप्ताह 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मीडिया के रुख पर इस साल बहुत सवाल थे। कोरोना और तमाम तरह के संकटों के बीच मीडिया एक मौत जिस तरह सनसनी बनाकर बेचने में लगा रहा, उसकी तीखी आलोचना हुई।
इसी दौरान मुंबई पुलिस ने टीआरपी का घपला खोज निकाला। इसके बाद एक अलग मामले में रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी ने बड़ी सुर्खियां बनाई। ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, निवालों की बात हो। लेकिन सरकार के लिए असली सिरदर्द वो किसान संगठन रहे जिन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली आकर आंदोलन का फैसला किया। ये धरना लगातार बड़ा होता चला गया। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा रहा। ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ जिंदाबाद। सिंघू बॉर्डर पर 15 किलोमीटर के इलाके में ट्रकों और ट्रॉलियों पर जैसे एक पूरा शहर खड़ा हो गया। टीयर गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। बेशक इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के किसानों ने की, लेकिन उसमें जुड़ते चले गए दूसरे राज्यों के भी हजारों किसान। उनकी एक ही मांग, तीनों कृषि कानून रद्द हों, न प्राइवेट मंडियां बने, न ही जरूरी वस्तु अधिनियम हटे ताकि कारोबारियों को जमाखोरी का मौका न मिले और न ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मौका दिया जाए। इन सब के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी हैसियत मिले। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
होगा।